हेलो दोस्तों, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का कुछ भाग कर चुके हैं। अब इसका बचा हुआ भाग हम पार्ट 2 में लेकर आए हैं, जिसमें हम कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिसको साफ नहीं दिख रहा हो तो वो अपने फ़ोन की क्वालिटी पिछले भाग में हमने कृषि की पद्धतियाँ, कृषि आधारित फसल पद्धतियाँ, मिट्टी को तैयार करना, कृषि औजार आदि पढ़ चुके थे। आज हम बुआई के बारे में पढ़ेंगे। बुआई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें बोने से पहले हमें बीज का ध्यान रखना पड़ता है। जो बीज होता है वह अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, साफ होना चाहिए और स्वस्थ बीज होना चाहिए, जिससे कि हमारे उगने वाली फसल भी वैसी ही होगी। क्योंकि यदि हम खराब गुणवत्ता का बीज डालेंगे तो उत्पादन क्षमता में भी असर आएगा, उत्पादन भी कम होगा और जो हमारे बीज रहेंगे वो भी स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए हमें बीजों का चयन करना पड़ता है ताकि हमारी फसल अच्छी तैयार हो। और हम बीजों के चयन के लिए हमें स्वस्थ बीजों को अलग करना पड़ता है और क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करना पड़ता है। ऐसे ही हम गेहूं के कुछ दानों को ग्लास में डालकर देख सकते हैं। जो खोखले दाने होंगे, क्षतिग्रस्त दाने होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और जो स्वस्थ बीज होंगे वो नीचे चले जाएंगे। अब हम बुआई के बीज बोने से पहले हम औजारों के बारे में जानते हैं। आपका अगला टॉपिक है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार के रूप में एक इस्तेमाल किए जाने वाला एक औजार होता था जिसमें कि कीप लगी होती थी और कीप के ही सहारे हम बीज डालते थे और नीचे से 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप निकलते थे, जिसके सिरे मिट्टी को भेदकर बीज अंदर जाने में सहायता करते थे और उनको वहीं पर स्थापित कर देते थे। लेकिन इस विधि से समय लगता था, हालांकि ये बहुत पुरानी विधि है। अब इसकी जगह हम सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। सीड ड्रिल में भी पाइप लगे होते हैं, लेकिन इसमें मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे परंपरागत औजार में 2 या 3 पाइप लगे होते थे जिसके नुकीले सिरे धरती में जाकर बीज को स्थापित करते थे। सीड ड्रिल में इनकी संख्या बढ़ के 9 या 10 हो जाती है। तो इससे कम समय में हम ज़्यादा बीज द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब यहाँ पर धान से संबंधित भी कुछ तथ्य दिए गए हैं कि जो धान होते हैं वो पहले पौधशाला में उगाए जाते हैं और जब पौधशाला तैयार हो जाती है फिर उन्हें हाथों के द्वारा एक एक करके खेत में रोपित कर देते हैं, जिससे कि फसल घनी भी नहीं होती, सूर्य का प्रकाश आ पाता है, उन्हें पूरा पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अधिक घनेपन होने के कारण वह फसल अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए उसे अलग अलग करके रोपा जाता है। अब हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, खाद और उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद अथवा उर्वरक कहते हैं। जो मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है और खनिज से पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले के जो किसान होते थे वह खेत को कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते थे और फिर उसके बाद अगली बुआई करते थे। लेकिन फसलों को जब हम लगातार बोते जाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी में इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद देते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अब खाद क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है या जैविक पदार्थ है जो कि पौधे और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पौधे और जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं और इसे अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं और यह अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। हम कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद बनाने की विधि को पढ़ चुके हैं। अब हम खाद के अलावा उर्वरक का भी इस्तेमाल खेतों में होते हुए देखते हैं। तो उर्वरक क्या है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है
जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK भी कहते हैं इसको। अब इसके प्रयोग से को किसान गेहूँ, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में लेते हैं, लेकिन अधिक उर्वरक का उपयोग होने से हमारी मिट्टी की उपजाऊपन है, उर्वरता है, उसमें कमी आ जाती है और ये जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो तो उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए या फिर कुछ फसलों के बीच में खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। खाली खेत होने से उसमें उर्वरकों की और पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, जिससे कि पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण, जो अभी हम समझा चुके हैं कि फसलों के बीच में हमें गैप दे देना चाहिए कुछ समय का, कुछ समय के लिए हमें खाली छोड़ देना चाहिए। इसी को हम फसल चक्रण कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में किसान पहले फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और दूसरी ऋतु में गेहूँ उगाते थे, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः भरण हो जाता है, पूरण हो जाता है। और पिछली कक्षाओं में हम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह एक फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। इसको अब हम उर्वरक एवं खाद में अंतर पढ़ेंगे। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन जो है वो फैक्ट्रियों में होता है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, ह्यूमस मतलब नमी, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक थोड़े कम, तुलनात्मक रूप में थोड़े कम होते हैं। अब हम खाद के लाभ पढ़ेंगे। खाद, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसके प्रमुख 4 कारण हैं। पहला है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिससे कि गैस का विनिमय सरलता से हो जाता है। तीसरे है, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा है, इसके जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार होता है। अब हम अगला विषय पढ़ेंगे, इसमें है सिंचाई। तो सिंचाई, देखो, जीवित रहने के लिए कोई भी व्यक्ति को उसे जल चाहिए। अब जंतु हों उन्हें भी जल चाहिए और पौधे हों उन्हें भी जल चाहिए। तो पौधों की वृद्धि और परिवर्धन, मतलब वृद्धि और विकास, दोनों के लिए ही जल का खास महत्व है। अब पौधे के जो जड़ हैं वो जल तो अवशोषित करते ही हैं और जल के साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण कर लेते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है और जब जल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बीजों के अंकुरण स्थिति में सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। पानी से फसल में पाले और गर्म हवाओं से भी रक्षा होती है और स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेत में हम सिंचाई करते हैं या जल देते हैं, लेकिन एक नियमित या निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई का समय और बारंबारता, मतलब कितनी बार पानी देना है, यह फसलों, मिट्टी और ऋतु पर निर्भर करता है। यह अलग अलग जगह इसकी निर्भरता अलग अलग हो सकती है। गर्मी में पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि बारिश के मौसम में थोड़ा कम हो सकता है। अब हम सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे। सिंचाई के स्रोत में कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आज ही हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी होगी। अब हम सिंचाई के पारंपरिक तरीके पर आते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके में कुएं, झील, नहर, ये सब पारंपरिक तरीके हैं। पहले मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सस्ते थे, इनका
इनके उदाहरण में पहले मोट आता है, चेन पंप आता है, ढेकली आता है, रहट आता है, ये सारे चित्र में दिए हुए हैं। अब हम जल को खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग होता है और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर का उपयोग किया जाता है। अभी भी हम हमारे खेतों में देखते हैं कि मोटर चलती है तो उसके लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर डीजल, पेट्रोल वगैरह से भी कहीं सौर ऊर्जा का भी सहारा लिया जाता है। अब हम सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र प्रमुख है। छिड़काव तंत्र मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि में असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल की मात्रा मतलब जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जो खेतों में चक्री टाइप की घूमती रहती हैं, जिससे कि ऐसा लगता है पौधों पर ऐसे छिड़काव होता है जैसे वर्षा हो रही है। यह छिड़काव लॉन और कॉफ़ी की खेती पर किया जाता है। वैसे अन्य फसलों के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है। अब ड्रिप सिस्टम में जो जल है, पानी है, वो बूंद बूंद करके सीधे पौधों की ही जड़ों पर गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों में ये पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है और इस विधि से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब हम खरपतवार से सुरक्षा पढ़ेंगे। खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जैसे हिरमची, घास फूस इत्यादि। तो इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं और खरपतवार हटाने को ही निराई कहते हैं। निराई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो खरपतवार रहेंगे, एक्स्ट्रा पौधे रहेंगे, तो वो हमारे पौधों के लिए, हमारी फसल के लिए जो उपयोगी पोषक तत्व हैं वो उसे ले लेंगे और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालेंगे। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और कुछ खरपतवार मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। वैसे खरपतवार को इंग्लिश में वीड्स भी कहते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई बार उनमें कुछ दवाइयाँ भी डाली जाती हैं। कई बार इन्हें हाथों से उखाड़कर फेंकते हैं ताकि वो सूख कर ही मर जाएं, या फिर यह कार्य खुरपी या हीरो की सहायता से भी किया जाता है। रसायन के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। ऐसे खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार के पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि में के समय तथा पुष्पण एवं बीज के समय पहले ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब हम आगे कटाई के बारे में पढ़ते हैं। कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। अब कुछ अनाज को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हम कटाई को दराती की सहायता से या हार्वेस्टर, एक मशीन होती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, उसकी सहायता से काट सकते हैं। और काटी गई फसल के बीजों और दाने को अलग अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। आप विनोइंग मशीन के बारे में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब 3-4 महीनों बाद के कठोर परिश्रम के बाद फसल की कटाई का वक्त आता है, तो यह एक स्वर्णिम अवसर होता है जिसे कि किसान हृदय से और उल्लास से मनाते हैं। और यह समय थोड़ा आराम करने का, कुछ खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु में जो प्रयत्न किया है, जो उन्होंने प्रयास किया है, उसका
इस समय फल मिलने वाला होता है, इसलिए पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई के ऋतु के साथ हमारे देश में कुछ पर्व मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या और बिहू। कई ऐसे पर्व हैं जो भारत की फसलों की ऋतु से जुड़े हुए हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब हम इसके आगे भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। भंडारण भी उत्पाद का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि फसल हमने उगा ली, काट ली, उसके बाद उसको रखने के लिए, ताकि वो बाहर ना रहे, उसमें नमी ना लगे, कीट ना लगे, चूहे ना लगें, और सूक्ष्म जीवों से भी हमें सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी होती है, यदि हम उसको वैसे ही भंडारित कर रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें उसको कुछ दिन धूप में सुखाना होता है, ताकि उसकी नमी में कमी आ जाए और इसमें कीट, पीड़क, जीवाणु, कवक से उसकी रक्षा हो जाए। इसलिए किसान अपनी जो फसल है उसका भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े बड़े पात्र, जैसे आजकल बड़ी बड़ी टंकियाँ आने लगी, उनमें करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृह में किया जाता है, जिससे कि चूहे और कीटों से उसको सुरक्षित रखा जाता है। नीम की सूखी पत्तियां भी घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं, और इन्हें रासायनिक उपचार से भी उपचारित किया जाता है। अब हम जंतुओं से जो प्राप्त भोजन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पौधों की तरह ही हमें जंतुओं से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्र के पास रहने वालों का मुख्य आहार मछली होता है। हम दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी जैसे पशुओं पर निर्भर होते हैं, और हम पिछली कक्षाओं से पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य और पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, जैसे बीजों की चयन, बुआई इत्यादि पढ़े हैं। इस प्रकार अब हम घर में और फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब इसमें एक मुख्य तथ्य भी लिखा गया है, जो कि पेपरों में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, और हमें मछली से कॉड लीवर ऑयल मिलता है, जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।